हेलो फ्रेंड्स, लॉग चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। पहली लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझा, उसके ग्राफ, डोमेन और रेंज को समझा, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को समझेंगे, इसके ग्राफ, डोमेन, रेंज को समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम इसके लॉस को समझेंगे और लॉस पे को यूज़ करके, अप्लाई करके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लॉग फंक्शन होता क्या है। लॉग फंक्शन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी बेस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव नंबर है एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी बेस 2। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है बिकॉज यहाँ बेस क्या है, 2 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है और इसकी वैल्यू 1 नहीं है। फिर मैं सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ, लॉग एक्स टू दी बेस 1/2। 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, 1 से छोटा है बट पॉजिटिव है और 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी एक वैलिड लॉग फंक्शन होगा। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, लॉग एक्स टू दी बेस 1/2। बट अगर मैं लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी बेस 1, ये एक लॉग फंक्शन नहीं होगा बिकॉज यहाँ जो बेस है वो 1 है, 1 नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी बेस -2, ये भी एक लॉग फंक्शन नहीं है। क्यों लॉग फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ जो बेस है वो -2 है और एक नेगेटिव नंबर है, आप बेस को नेगेटिव नहीं ले सकते। समझ गए कि लॉग फंक्शन में जो बेस होना चाहिए वो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी हम आएंगे कि क्यों ऐसा होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली इस लॉग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। यहाँ तो हमने इस डेफिनेशन को समझा, डेफिनेशन पे मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप का इसका रूपरेखा होगा, कैसे हम इसको बोलेंगे, किस बेस पर हम इसको लॉग फंक्शन बोलेंगे और किस बेस पर नहीं बोलेंगे। अब हम ये समझेंगे एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। जैसे इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा था और यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ लॉग का। जैसे सपोज कीजिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। यानी क्वेश्चन हमने क्या किया कि 2 का पावर अगर 5 किया जाए तो आउटपुट क्या होगा। इनपुट में मैंने 5 लिया और आउटपुट मैंने निकाला। आउटपुट हमने क्या निकाला, 32। बेस रहा कांस्टेंट, इनपुट में 5 लिया गया एंड आउटपुट 32 मतलब निकाला गया। इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके मैं अब ऐसे बोलूंगा कि 2 का पावर मैं कितना लूं कि आउटपुट 32 आ जाए, यानी वैल्यू 32 आ जाए। अब यहाँ आउटपुट गिवन है, यानी आउटपुट इनपुट हो गया और इनपुट के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना हो, यानी कि 5 होगा या नहीं होगा। आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखोगे, log 32 टू दी बेस 2 इज व्हाट, यानी वैल्यू 5। 2 का पावर कितना करूं कि 32 आ जाए, तो 2 का पावर हम 5 लिखेंगे ताकि 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 32 है ना, ये बन गया अपना इनपुट और ये जो 5 है ना, ये बन गया आउटपुट और ये जो 2 है ये बेस वैसे ही रहा जैसे पहले था, यानी बेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट था लॉग फंक्शन का वो बन गया आउटपुट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट था लॉग फंक्शन का वो बन गया इनपुट। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। यानी 3 का पावर 4 करने पे वैल्यू क्या आएगी, ये हम कहाँ पूछते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। लॉग फंक्शन में इसी का उल्टा हम पूछते हैं, हम कहते हैं लॉग 81 टू दी बेस 3 कितना होगा, मतलब 3 का पावर कितना करूं कि वैल्यू 81 आ जाए, तो आंसर होगा 4 कर दो। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने 4 ऑलरेडी किया हुआ था और आंसर निकाला 81। यहाँ पे आपने 81 ले लिया पहले से, यानी आउटपुट पहले से ले लिया और आंसर निकाला 4। तो एक दूसरे के ये इन्वर्स होते हैं, यानी लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होता है, उल्टा होते हैं। बाकी फंक्शन में इसको और अच्छे से हम समझेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, अभी बस इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अब अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ये बोला
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था fx is equals to a to the power x where a should be greater than 0 and a does not equal to। ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट करके मैंने लॉग फंक्शन में लिखा fx is equals to log x to the base a। अब जो a पे कंडीशन था, जो बेस पे यहाँ कंडीशन था, वही कंडीशन भाई साहब यहाँ भी आ गया, यानी सेम कंडीशन a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू। कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, किसके कंडीशन में? बेस के कंडीशन। ठीक है। दूसरी बात, ये जो x था यहाँ पर, ये x इनपुट था और इसका आउटपुट क्या था? fx था। अब ये fx यहाँ पर जाकर के x बन गया, यानी इनपुट बन गया। ये x और ये x दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ जो fx है ना वो यहाँ का x है, ये यहाँ पे क्या बन गया? इनपुट बन गया। तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होती थी या छोटी होती थी तो ऐसे ड्रॉ करते थे। पूरा का पूरा ग्राफ दोनों केसेस में x एक्सिस से ऊपर होता था, यानी आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आता था, यानी fx हमेशा पॉजिटिव होता था। तो इस केस में इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। तो ध्यान से समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बेस पे जो कंडीशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे होता है, सेम वही कंडीशन लॉगरिथमिक फंक्शन पे भी होता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। वहां जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, दो कैटेगरी ली थी, a ग्रेटर देन 1 और a की वैल्यू जब 0 से 1 होगी। a की वैल्यू जब 1 से बड़ी थी तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में थी तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा था। यहाँ भी वही होगा। यहाँ पे अगर मैं a ग्रेटर देन 1 लूँ तो आपका जो फंक्शन होगा, ग्राफ जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और अगर मैं a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लूँ तो जो आपका ग्राफ होगा वो डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पर इंटरसेक्ट करेगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर। दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? 1 पर। 1 से बड़ा हो तो इंक्रीज किया, 1 से छोटा हो तो डिक्रीज किया, एक्स एक्सिस को 1 पर इंक्रीज कर रहा। अब इस ग्राफ को देख के पहले तो हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो कॉमन चीज़ें हैं, फिर जो डिफरेंट होंगे उनके लिए हम लोग अलग ग्राफ बना लेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप ग्राफ को देखो तो ये एक्स एक्सिस के इतने पार्ट को ऑक्युपाई कर रहा है, यहाँ भी ग्राफ एक्स एक्सिस के इतने पार्ट को ऑक्युपाई कर रहा है। वाई एक्सिस, पूरा का पूरा वाई एक्सिस देखो ग्राफ ऑक्युपाई कर रहा है, यहाँ भी पूरा का पूरा वाई एक्सिस जो है वो ग्राफ ऑक्युपाई कर रहा है। दोनों केसेस में अगर मैं पूछूं एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी डोमेन क्या होगा, तो आप कहोगे भैया ये तो r प्लस होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और अगर मैं पूछूं रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भैया कोई भी रियल नंबर रेंज में हो सकता है, रेंज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डोमेन के लिए कि x की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते। ये दो एनालिसिस हमने ग्राफ से समझ ली। थर्ड एनालिसिस, एक्स एक्सिस को दोनों केसेस में ग्राफ जो है वो 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि किसी भी फंक्शन का कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट fx इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन होता है। एक बार और ध्यान से सुन लो, अगर कोई fx का मैंने ग्राफ बनाया, fx का है ना, इस फंक्शन का, और ये ग्राफ x एक्सिस को ये 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अल्फा पर, बीटा पर और गामा पर। तो अल्फा, बीटा, गामा fx इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के रूट्स होंगे, यानी fx इक्वल्स टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर ग्राफ कहाँ कट कर रहा है? 1 पे। ग्राफ किसका है? log x टू दी बेस a का है। यहाँ भी ग्राफ किसका है? log x टू दी बेस a का है। तो ये जो दोनों ग्राफ है, यानी log x टू दी बेस a इक्वल्स टू 0, अगर कोई इक्वेशन बना log x टू दी बेस a इक्वल्स टू 0, एक लॉगरिथमिक इक्वेशन बना, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा x इक्वल्स टू 1। एक ही रूट होगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ग्राफ एक्स एक्सिस को दोनों कंडीशन पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में सिर्फ एक ही रूट बनेंगे, और वो रूट क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 1 होगा। ये समझ में आ गई? तो यानी हम यहाँ से बता सकते हैं कि log 1 टू दी बेस a की वैल्यू होगी वो 0 होगी दोनों केसेस में। log 1 टू दी बेस a कुछ भी हो, वैलिड बेस होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी।
तो ये कुछ एनालिसिस हमने किए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, इस केस में भी यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जिन लोगों ने फंक्शन को पढ़ा है वो जानते होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, शॉर्ट में समझ लो वन वन फंक्शन क्या होता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला fx इज इक्वल्स टू 3x। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूं तो आंसर क्या आएगा? 3 टाइम्स 1 इट मीन्स 3। आंसर क्या आया? 3 आया। तो x की वैल्यू 1 रखने पे 3 आया। कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं x की जिसको मैं रख दूं और फिर आंसर 3 आ जाए। 2 रखूंगा तो 6 आएगा, 3 रखूंगा तो 9 आएगा। अब x की वैल्यू 1 के अलावा मैं कुछ भी इसमें पुट करूं, आंसर 3 नहीं आएगा। यानी कि 3 सिर्फ एक यूनिक इनपुट पे आता है, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आपको मिलता है। इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो 3x कैसा फंक्शन हो गया? वन वन फंक्शन हो गया। लेकिन सपोज करो मैंने एक और एग्जांपल लिया, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं x के प्लेस पे 1 रखूं तो आउटपुट 1 आएगा, x के प्लेस पे -1 रखूं तो आउटपुट -1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1 पे भी आउटपुट 1 है, -1 पे भी आउटपुट 1 है, इसलिए ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। लेकिन 3x क्या है? वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन का सिंपल मतलब हुआ कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक आउटपुट मिलता है। हर इनपुट का एक ही आउटपुट मिलता है, ठीक है ना, और यूनिक आउटपुट मिलता है। यहाँ पर ये जो log x है वो भाई साहब वन वन फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। वन वन फंक्शन को आप ग्राफ से चेक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा तो अपन क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन वन वन फंक्शन है। अब बच्चों का ये होगा कि भाई आपने बताया यहाँ पे ये तो जिस फंक्शन की है, इसलिए बताया कि जैसे सपोज करो कोई फंक्शन वन वन फंक्शन है, मान लेते हैं fx फंक्शन जो है वो एक वन वन फंक्शन अगर है तो क्या होगा? वो अगर वन वन फंक्शन है तो उस केस में अगर f ऑफ x1 इक्वल होता है f ऑफ x2 के, मतलब दो मैंने इनपुट लिया x1 और x2, अगर दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है तो वो तभी होगा जब वो दोनों इनपुट भी आपस में इक्वल हो, बिकॉज वन वन फंक्शन है। बिकॉज वन वन फंक्शन है, डिस्टिंक्ट इनपुट पे, डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट कभी सेम हो ही नहीं सकता, सेम इनपुट पे ही आउटपुट सेम होगा। अब इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ये होगा कि जैसे सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखा, सपोज करो log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू log 27 टू द बेस 3, मैंने यहाँ लिखा। तो क्योंकि log फंक्शन वन वन फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ एक इनपुट x है और यहाँ पे एक इनपुट 27 है, मैं x इक्वल्स टू 27 लिखूंगा। बेस इक्वल होना चाहिए बिल्कुल, तभी होगा, नहीं तो डिफरेंट फंक्शंस हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 27 होगा डायरेक्टली। तो आप कहोगे सर ये तो हमेशा ही होता है। हमेशा नहीं होता है। मान लो मैंने लिखा साइन x इज इक्वल्स टू 1/2, तो अब कोई बच्चा लिखता है कि सर 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, x इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा बिल्कुल, लेकिन x इक्वल्स टू 30 डिग्री ही नहीं होगा। इस क्योंकि ये वन वन फंक्शन नहीं होता है, तो 150 डिग्री पर भी वैल्यू 1/2 आती है, साइन 150 डिग्री पर भी, तो x की वैल्यू 150 डिग्री भी हो सकती है। तो इस इक्वेशन में आप डायरेक्ट एक ही वैल्यू लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, अगर कंडीशन नहीं दिया है तो आप जितने भी डिफरेंट वैल्यूज हैं वो सब निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस केस में वन वन फंक्शन होता है, इसलिए x27 लिखो, आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या कोई x की ऐसी वैल्यू और हो सकती है इसके लिए आउटपुट 27 हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज को समझते हैं जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी समझा था। जैसे अगर हमने ये पढ़ा कि a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो जो ग्राफ होगा भाई साहब वो अपना इंक्रीज करेगा, ठीक है, ग्राफ इंक्रीज करेगा। और अगर a की वैल्यू 0 से 1 है, जो अपना ग्राफ होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। अब समझो ध्यान से, जैसे अगर मैं मान लो कि दो इनपुट ले लेता हूँ,
एक इनपुट मैंने यहाँ लिया x1 और एक इनपुट मैंने लिया x2। x1 पर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, आउटपुट मुझे क्या मिला, ये किसका ग्राफ है, log x टू दी बेस a का ग्राफ है। ये भी ग्राफ किसका है, log x टू दी बेस a का ग्राफ है। तो अगर मुझे x1 पे आउटपुट चाहिए तो x1 को मैं यहाँ रख दूंगा, आउटपुट कितना हो जाएगा, log x1 टू दी बेस a, ये आपका आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, log x1 टू दी बेस a आउटपुट हो जाएगा। x2 पे अगर मैं बात करूं, x2 पे आपका जो आउटपुट होगा वो होगा log x2 टू दी बेस a। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझो, x1 की वैल्यू x2 से छोटी है ना, x1 जो है वो x2 से क्या है, छोटा है, x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, और x1 पे जो आउटपुट है log x1 टू दी बेस a वो भी छोटा है log x2 टू दी बेस a के। यानी आप यहाँ पे क्या बोलोगे, log x1 टू दी बेस a लेस देन है log x2 टू दी बेस a के। यानी इनपुट के बीच में जो इनइक्वालिटी का साइन था, आउटपुट के बीच में भी सेम वही आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये चीज एक्सपोनेंशियल में भी हमने डिस्कस किया था, तो वहां से आपको समझना इजी होगा। बट यहाँ पे अगर मैं दो इनपुट ले लेता हूँ, अगर मैंने एक इनपुट x1 लिया और एक इनपुट x2 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका log x1 टू दी बेस a, यहाँ से ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका log x2 टू दी बेस a। अब इस केस में भी देखो आप, x1 तो x2 से छोटा है, बस x1 पे जो आउटपुट है वो ऊपर है x2 पे आउटपुट पे, यानी कि जो ऊपर होता है वो उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो log x1 टू दी बेस a की वैल्यू मोर देन होगी log x2 टू दी बेस a के वैल्यू से। तो बात समझ में आ गई कि अगर ग्राफ इंक्रीज करेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ग्राफ डिक्रीज करेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। जैसे सपोज करो मैंने लिया log x टू दी बेस 3, है ना, log x टू दी बेस 3 इज ग्रेटर देन log 27 टू दी बेस 3। यहाँ आप डायरेक्ट बोलोगे कि जो x की वैल्यू होगी वो 27 से बड़ी होगी, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 27 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस जो है वो सेम है और 1 से बड़ा है। अगर मैं बोलूँ log x टू दी बेस 1/3 इज लेस देन log 27 टू दी बेस 1/3, यहाँ आप बोलोगे x ग्रेटर देन 27, यहाँ भी आप क्या बोलोगे, x ग्रेटर देन 27, क्योंकि यहाँ जो बेस है सेम है और 0 से 1 के बीच में। जब 0 से 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज कीजिए आप लोग दो ग्राफ बनाते हैं, एक a इज ग्रेटर देन 1 के लिए, एक 0 से 1 के बीच में। फिर से ग्राफ बनाते हैं, एक एनालिसिस और करते हैं। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ इस टाइप का बना, और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो इस केस के अंदर यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, ये पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट की वैल्यू, इस पार्ट में x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और इस पार्ट में जो ग्राफ है वो क्या है, x एक्सिस से नीचे है, मतलब y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। जब x की वैल्यू 1 है तो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर वाले डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस चीज को आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे log x टू दी बेस a की वैल्यू 3 कंडीशन में निकलेगी। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ x एक्सिस से नीचे है, मतलब log नेगेटिव है। अगर x की वैल्यू 1 है तो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब 0 है। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव है। आई बात समझ में? तो इस केस में अगर x 0 से 1 के बीच में है तो नेगेटिव होगा, x 1 है तो 0 होगा, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आप देखो, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर log x टू दी बेस a की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। उल्टा हो गया, 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 है, और नेगेटिव कब होगी,
जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप बता सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने लिया log 4 टू दी बेस 3, सिंपल क्या करो, फटाक से आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ये जो 3 है ये बेस है, ये 1 से बड़ा है, ग्राफ इंक्रीज करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, log x टू दी बेस 3 का। ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 1 पे कट करेगा। 4 जो है वो यहाँ पर कहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये y एक्सिस को ऊपर में कट करेगा, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर मैं वही पूछूं log 1/3 और 5 की वैल्यू क्या होगी, इस केस में आप क्या करोगे, 1/3 है, ग्राफ डिक्रीज करेगा। आपने ऐसे ग्राफ बनाया, 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू यहाँ पे कहीं होगी। 5 पे अगर मैं पूछूं आउटपुट क्या होगा, तो ये पॉइंट आउटपुट होगा, यानी log 5 टू दी बेस 1/3। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भाई साहब, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि log 5 टू दी बेस 1/3 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। आई बात समझ में, नेगेटिव होगी। एक तरफ पॉजिटिव भी निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, और ये भी चेक कर सकते हो कि नेगेटिव है। तो हमने काफ़ी बातें की लॉग के बारे में। लॉग हमने समझा कि एग्जैक्टली होता क्या है, लॉग को हमने कन्वर्ट करना सीखा है ना, एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना हमने सीखा। फिर हमने इसकी ग्राफ के बारे में बात किया, हमने ये समझा इसका डोमेन पूरा का पूरा पॉजिटिव रियल नंबर होता है और रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमने ये भी देखा कि वन फंक्शन होता है। फिर हमने ये समझा इनइक्वालिटी के बाद कि कब आप इनइक्वालिटी चेंज करोगे, कब नहीं चेंज करोगे। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हमने ग्राफ से समझा। अब हम इतने सारे कॉन्सेप्ट पे विदाउट लॉस पढ़े हुए लॉग के कुछ क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प लेंगे, यानी जो भी लॉग का क्वेश्चन है उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने लॉग के लॉस को पढ़ा नहीं है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है लॉग बेस 3√2 एंड 324। आपको इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस फंक्शन को, इस लॉग फंक्शन को तुमको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो आप सबसे पहले लेट कर लो x इज इक्वल्स टू लॉग 3√2 बेस हो गया एंड 324 इनपुट हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये बेस जो होगा वो इस x का बेस बन जाएगा। हमने पढ़ा ना कि जो यहाँ आउटपुट है वो क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट होता है वो उसका पावर होता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये होगा 3√2 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 324। आ गया ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये लॉग से कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक लॉ होता है, हमने बचपन से पढ़ा है, a इंटू बी रेस टू दी पावर m इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। वो हम यहाँ यूज करेंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर x टाइम्स √2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 324। ठीक है, इतना लिख दिया हूँ। अब आगे को कैसे सॉल्व करेंगे, ये है 3 टू दी पावर x, √2 का मतलब 2 टू दी पावर 1/2, तो 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर x, इसकी वैल्यू हो गई 324। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 324। अब ध्यान से समझो, लेफ्ट साइड में दो प्राइम नंबर्स हैं 3 और 2 और उनके डिफरेंट पावर। राइट साइड में 324 है, एक्सपोनेंट है, इसलिए पावर को कंपेयर करने के लिए आपको राइट साइड की वैल्यू को भी 3 और 2 प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ये 3 और 2 में ही ब्रेक होगा, इसके अलावा किसी नंबर में ब्रेक नहीं होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा आसानी से। तो 324 को अगर हमें 3 और 2 में ब्रेक करना है तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 324 बेसिकली 81 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, यहाँ से दिख जाएगा आपको। और 81 को आप 3 का पावर 4 लिख सकते हो, 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हो। तो 324 जो होगा
वो 3 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 2 होगा। अब आपके पास राइट साइड में भी दो प्राइम नंबर्स आ गए। अब आप या तो 3 के पावर्स को कंपेयर कर लो या आप 2 के पावर्स को कंपेयर कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं 3 के पावर को कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, सीधा सीधी 4 आ जाएगी। 2 के पावर को भी कन्वर्ट करोगे तो x बाई 2 आएगा और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि log 324 टू दी बेस 3 रूट 2 की जो वैल्यू आई वो 4 आई। ठीक है, इस तरह से आप log को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, इस लॉग की भी वैल्यू निकालनी है, बट क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि थोड़ा डेटा ज़्यादा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू लॉग टू दी बेस 1/3, है ना, और इनपुट क्या है, 4th पावर 729 क्यूब रूट of 9 to the power minus 1 into 27 to the power minus 4/3। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू ढूंढनी है। पहला स्टेप क्या है, ये जो लॉग फंक्शन है इसको कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। कैसे, ये जो बेस 1/3 लॉग का है ये x का जाकर के बेस बन जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 1/3 to the power x is equals to 4th root of 729 into cube root of 9 to the power minus 1 into 27 to the power minus 4/3। समझ में आया, ये हो गया। ये अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया, लॉग को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इधर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले इनर पार्ट से चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ में रफ में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 9 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 27 टू दी पावर माइनस 4/3 को सिंप्लीफाई करेंगे। 9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 टू दी पावर माइनस 2, 3 टू दी पावर माइनस 2 की वैल्यू 9 टू दी पावर माइनस 1 होगी। 27 को क्या लिखिएगा, 3 टू दी पावर 3 और इसकी वैल्यू हो गई माइनस 4 टू दी पावर 3 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 टू दी पावर माइनस 2 एंड 3 टू दी पावर माइनस 4। पावर ऐड हो जाएगा तो ये होगा 3 टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, तो अभी आपने जो सॉल्व किया इस पार्ट को, आपका आंसर आया 3 टू दी पावर माइनस 6। पहले इतना लिख लेते हैं, ये हो गया 1/3 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 729 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 6 और इसका क्यूब रूट है, मैं यहाँ पे क्यूब रूट लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहीं पे करता हूँ मैं 729 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 6 है और उसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, यानी 3 टू दी पावर माइनस 6 का पावर होगा 1/3। 729 3 का पावर कितना होता है, चेक कर लेता हूँ मैं। 729 को आप लिख सकते हो 81 इंटू 9, 81 को लिख सकते हो 3 टू दी पावर 4, 9 को लिख सकते हो 3 टू दी पावर 3, यानी कि 3 टू दी पावर 2, यानी ये 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो 3 टू दी पावर 6 और यहाँ ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर। अब ये कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4। तो यहाँ से आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉपर पूरा सॉल्व होकर के कितना हो गया, 3 टू दी पावर 4। तो आप इसको लिखोगे 1/3 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 3 टू दी पावर 4। इसको आप फिर आगे क्या लिखोगे, 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4। ये 4 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई, 3, यानी 1/3 टू दी पावर x 1/3 टू दी पावर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहाँ बेस कितना है, 1/3 और यहाँ बेस कितना है, 3। तो इस 3 को हम लिखेंगे 1/3 रेज़ टू दी पावर माइनस 1। दोनों का बेस सेम हो गया तो हम कहेंगे यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना हुआ, x इक्वल्स टू -1। ये भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पर क्या है,
कि log 3 प्लस रूट 8 टू दी बेस 3 माइनस रूट 8, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम तरीका कन्वर्ट करना एक्सपोनेंशियल में, मैं x इक्वल्स टू ले लेता हूँ log बेस 3 माइनस रूट 8 एंड 3 प्लस रूट 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना है। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को जा करके उधर बेस बना देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 8 टू दी पावर x और इक्वल्स टू हो गया 3 प्लस रूट 8। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेफ्ट साइड वाला भी एक नंबर है। अगर मुझे कंपेयर करना है तो दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, बट प्रॉब्लम है यहाँ की बेस है 3 माइनस रूट 8 और यहाँ बेस कितना है 3 प्लस रूट 8। तो आप इसको कंपेयर तब तक नहीं कर सकते हो जब ये दोनों बेस इक्वल ना हो जाए। अब ये इक्वल कैसे करें? 3 माइनस रूट 8 3 प्लस रूट 8 ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रैशनलाइजेशन हम ऐसे ही करते थे, वही मैं काम कर रहा हूँ। 9 माइनस 8 इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आया वो 1 आया। तो अब आप कह सकते हो कि 3 प्लस रूट 8 इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8। 3 प्लस रूट 8 की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8। तो आप इसको लिखोगे 3 माइनस रूट 8 टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 की जगह पे अब आएगा 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल लेके 3 माइनस रूट 8 टू दी पावर माइनस 1। तो 3 माइनस रूट 8 टू दी पावर x की जो वैल्यू आई वो आई 3 माइनस रूट 8 टू दी पावर माइनस 1। अब जाके दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो आप बोलोगे अच्छा x की वैल्यू जो हो गई हमारी हो गई माइनस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? लॉग के बारे में हम लोगों ने समझा, लॉग फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लॉग को सॉल्व करने के लिए उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ग्राफ के बारे में समझा। अब हम लोग आगे के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉग के लॉस को सीखेंगे, फंडामेंटल लॉस को सीखेंगे। अब जब लॉस सीख लेंगे तो हम लोग लॉग के क्वेश्चन को लॉग में ही सॉल्व करेंगे, उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ये आखिर लॉस कौन कौन से हमारे पास होते हैं। जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास वो है log m इंटू एन इज इक्वल्स टू log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस। मतलब इनपुट में दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में है और जब दोनों नंबर का अलग अलग लॉग हमने लिया उनके बीच में प्लस का साइन आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप एक्सपोनेंट में देखते हो 2 टू दी पावर अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, तो आप इसको लिख सकते हो ना 2 टू दी पावर x टाइम्स 2 टू दी पावर y। यानी एक्सपोनेंट में जब जो दो नंबर सम में होता है तो वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, और लॉग क्योंकि इसका इन्वर्स होता है तो जो प्रोडक्ट में होता है वो सम में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब मेनली आपको ये समझना है कि ये जो भी लॉग के लॉज है, मैं इसके प्रूफ पे क्यों नहीं जा रहा, यूज जरूरत नहीं, जो भी इसके लॉज है उसका एप्लीकेशन क्या है। हमारा जो एग्जाम है वो एप्लीकेशन बेस्ड है ना। हमें बस ये सोचना है कि इनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, किस क्वेश्चन में किस टाइप के लॉज को यूज करें, कैसे यूज करें, इस अप्रोच को हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने हर प्रॉपर्टी पे हर लॉज पे एक एक एग्जाम्पल वहीं पे रखा है, जैसे यहाँ पर ये तो इजी एग्जाम्पल है, बट यहाँ से भी हम लोग एक चीज समझेंगे। ये एक लॉग है, ये दूसरा लॉग है, इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल लॉग में ब्रेक करना है। दोनों लॉग का बेस इक्वल होना चाहिए अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हो। अगर ये प्रॉपर्टी यूज करना है तो बेस इक्वल होना चाहिए। ये ऐड में है, प्रोडक्ट में आएगा, सिंगल लॉग में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग
टू द बेस 5 3 माइनस रूट 2 टाइम 3 प्लस रूट 2, है ना, प्लस मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ये हो गया log टू द बेस 5, a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई log बेस 5, 3 स्क्वायर इज 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, ये होगा log बेस 5, 9 माइनस 2 इज 7। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि दो लॉग एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया इस प्रॉपर्टी को, इस लॉग को यूज करके। दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरे लॉ में हमने बोला कि अगर दोनों डिवाइड में हो, इनपुट m और n डिवाइड में हो, तो वो जब स्प्लिट करोगे, m पर जब लॉग लगाओगे, n पे जब लॉग लगाओगे, तो वो फिर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। अब इस पे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे आपके पास 1 प्लस लॉग 3 टू द बेस 4 है माइनस लॉग 15 टू द बेस 4 है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो दोनों लॉग है, दोनों लॉग का बेस सेम है, यानी आप इस आइडेंटिटी को, इस लॉग को यूज कर सकते हैं। बेस सेम तो होना ही चाहिए और बीच में माइनस है, तो आप इन दोनों को तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 प्लस बेस 4 और ये होगा 3 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये होगा 1 प्लस लॉग 4, कैंसिल कीजिए, ये होगा 1/5। ठीक है, इतना आ गया, इतना आपने लिख दिया, 1 प्लस लॉग बेस 4 1/5। अब भाई साहब इसको अभी भी सिंप्लीफाई हमें करना है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे 1 है, 1 एक नंबर फॉर्म में और ये लॉग फॉर्म में है। आप इसको डायरेक्टली ऐड तब तक नहीं कर सकते, इस पे लॉ तब तक नहीं लगा सकते जब ये 1 भी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट होना जाए, वो भी जिसका बेस 4 हो। यानी आपको अगर इस पे प्लस वाला लॉ लगाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस 1 को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस लॉग में जिसका बेस 4 होता है। हमने एक चीज पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं बोलूं log 4 टू द बेस 4, यानी इस 4 का कितना पावर करूं कि वैल्यू 4 हो जाए, तो आप कहोगे 1। वैसे ही अगर मैं बोलूं log 3 टू द बेस 3, 3 का इस 3 का कितना पावर करूं कि वैल्यू 3 हो जाए, तो 1। तो यानी कि जब भी इनपुट और बेस दोनों सेम होंगे, वैल्यू 1, इनपुट बेस दोनों सेम, वैल्यू 1। तो आप 1 को अब सिंपली लिख सकते हो log 4 टू द बेस 4 प्लस ये होगा log 1/5 टू द बेस 4। ठीक है, ये आ गया log m प्लस log n पर बेस सेम हो गया। तो अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया log बेस 4, 4 इंटू 1/5 यानी 4/5, ये हो गया log बेस 4 और आंसर इज 4/5। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पूरा एक्सप्रेशन सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमने जो पहली दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मतलब इस प्रॉपर्टी और इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उनको यूज करके। अगला क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, अगला जो लॉ है वो ध्यान से समझना। ये लॉग है जिसका बेस a है, जो इनपुट है उस इनपुट में जो नंबर है उसका एक पावर है b। इनपुट में एक नंबर m है और उसका पावर कितना है? b है। यहाँ क्या किया गया कि इस पावर को आगे ले आया गया, यानी b टाइम्स log a टू द बेस m। इसको फिर से समझ लो, कंफ्यूजन होता है लोग को। अगर मैं लिखता हूँ m टू द पावर b टू द बेस a, मतलब जो इनपुट है पूरा, उस इनपुट में जो नंबर है उसका पावर है, ये log m टू द बेस a होल पावर b के बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पूरे log की वैल्यू जो है उसका पावर b है। अगर मुझे इस चीज को लिखना हो ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log टू द पावर b m टू द बेस, ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी वैलिड है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर इनपुट पे पावर हो तो वो पावर आगे आएगा, ये वाला पावर बिल्कुल भी आगे नहीं आएगा, है ना। जो लॉग पे, होल लॉग पे पावर है वो आगे नहीं आएगा, जो इनपुट पे पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करें, इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले यहाँ देखो कि 1 प्लस 2 टाइम्स log 6 टू द बेस 2 है, माइनस 3 टाइम्स log 3 टू द बेस 2 है। दोनों log का बेस तो सेम है, दोनों के बीच में माइनस साइन भी है।
आप सोचोगे कि चलो मैं इनइक्वालिटी जो लॉ है इससे पहले वाला वो यूज कर लूँ, बट आप यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज एक के साथ 2 मल्टीप्लाई में है और दूसरे के साथ 3 मल्टीप्लाई में है। तो पहले तो इस 2 और 3 को हटाना पड़ेगा। तो मैं इस लॉ को उल्टा लेकर के यूज करूंगा यहाँ पर, मतलब ये जो भी नंबर होगा ना, ये नंबर जाकर के इसके ऊपर बैठ जाएगा। आप इसको लिखोगे 1 प्लस लॉग 6 टू द पावर 2 टू द बेस 2 माइनस लॉग 3 टू द पावर 3 टू द बेस 2। ठीक है, यहां से फायदा क्या हुआ, ये दोनों नंबर के आगे से, दोनों लॉग के आगे से नंबर रिमूव हो गया। ये क्या हुआ, 1 प्लस लॉग 6 का स्क्वायर 36 टू द बेस 2 माइनस 27 टू द बेस 2, इतना हो गया। अब ये जो दोनों लॉग आप दिख रहा है, आप इस पे माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो और एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस लॉग 36 डिवाइडेड बाई 27 टू द बेस 2, ये होगा 1 प्लस लॉग 36 और 27 है, इसको अगर मैं कैंसिल करूं 9 से, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 3 ज़ा 27, 4/3 टू द बेस 2 हो गया। इतना सही है। अब एक चीज और ध्यान से समझो, यहाँ पर ये लॉग है जैसे पीछे पढ़ा है, अभी एक एग्जाम्पल जो लिया था, और यहाँ 1 है। इन दोनों को आप इस पे प्रॉपर्टी यूज करके, लॉ यूज करके इनको ऐड नहीं कर सकते। तो 1 को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग फॉर्म में, और उस लॉग फॉर्म में इसका बेस 2 है। अब आपको आता है, क्या लिखोगे, लॉग 2 टू द बेस 2 प्लस लॉग 4/3 टू द बेस 2। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन है और दोनों का बेस सेम है। तो अब आप लिखोगे लॉग बेस 2 2 टाइम्स 4/3, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये होगा लॉग बेस 2 8/3। तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस लॉ को भी हमने यूज किया, हमने समझा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लॉ है, वो ये है कि अभी हमने जो पावर देखा वो कहाँ देखा, इनपुट पे। अब जो पावर आएगा वो आपके बेस पर आ गया, है ना, यानी ऐसे ये लिखा हुआ है log a टू द बेस b m, m पे पावर नहीं है, b बेस पे पावर है। तो जो बेस पे पावर होगा वो भी आगे आएगा, बट रेसिप्रोकल होकर के, ये 1/b log m टू द बेस a होगा। लेकिन जो पावर इनपुट पर होगा वो डायरेक्टली आके मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे लॉग के साथ। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस होता है। इसका भी अपना एक यूज है, इस चीज को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक लॉग है, यहाँ पर एक लॉग है, दोनों लॉग का आप ध्यान से देखो, एक का बेस 4 है, एक का बेस 2 है। एक का बेस 4 है और उसके आगे 2 नंबर भी है, यानी यहाँ से आपको 2 भी हटाना है। तो 2 हटाने के लिए तो आपके पास एक वे है कि 2 आप इसको ऊपर भेज दो। बट अगर आप ऊपर भेज देते हो, 36 हो जाता है, तब भी आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हो, इसके बीच में माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि एक का बेस 4 है और एक का बेस 2 है, बेस तो इक्वल ही नहीं है, तो log n वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ से 2 भी हटाना है, आपको इस बेस को सेम भी करना है। इसके लिए आप बस एक काम करो, इस प्रॉपर्टी को यूज करो, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। देखो, इसको मैंने लिखा 2 टाइम्स log 6, 4 को मैं लिखूंगा 2 टू द बेस 2, 2 टू द बेस 2 4 हो जाएगा, माइनस log 6 टू द बेस 2 हो गया। अब ये 2 इनपुट का पावर नहीं है, बेस का पावर है, इसलिए आगे आएगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी 2 टाइम्स 1/2 इनटू log 6 टू द बेस 2 माइनस log 6 टू द बेस 2 होगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो बचेगा क्या, log 6 टू द बेस 2 माइनस log 6 टू द बेस 2। इसको अगर हम कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आपने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट लॉ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर log m टू द बेस a, यानी इनपुट m बेस a, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो रेसिप्रोकल हो गया,
मतलब log 3 टू दी बेस 2 है, 2 को इनपुट बना दूं, 3 को बेस बना दूं, तो ये बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/log 2 टू दी बेस 3 हो जाएगा। हम इसका यूज समझते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 1/log 10 टू दी बेस 2 प्लस 1/log 10 टू दी बेस 15 log 1/, ठीक है, ये है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट जो लॉग है उसका बेस 2 है, दूसरा जो लॉग है उसका बेस 15 है, तो आप इन दोनों लॉग को ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों लॉग का जो बेस है, एक का बेस 2 है और एक का बेस 15 है, दोनों का बेस जो है वो इक्वल नहीं है, तो आप इसको कोई लॉ यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान से देखो दोनों का जो इनपुट है ना वो सेम है, बेस सेम नहीं है बट इनपुट सेम है। तो अगर मैं ऐसे रिवर्स कर दूं, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लूं, तो इनपुट क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, बेस इनपुट बन जाएगा, और हमें बेस को सेम करना था तो वो मेरा काम हो जाएगा। इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम इस टाइप के जगह पे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं log 10 टू दी बेस 2 का, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका, log 2 टू दी बेस 10, क्योंकि 1 अपॉन है, खुद ही ये रेसिप्रोकल फॉर्म में था, और ये हो जाएगा log 50 टू दी बेस 10। एक हो गया log 2 टू दी बेस 10 प्लस log 50 टू दी बेस 10। अब ये दोनों का बेस सेम हो गया, इसको आप लिखोगे log 2 टाइम 50 टू दी बेस 2, ठीक है। प्लस वाला मैंने आइडेंटिटी लगा दिया, लॉ लगा दिया, ये हो गया log 100 टू दी बेस 10। आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट एक मिनट मैंने गड़बड़ी कर दी, यहाँ 10 होएगा, ठीक है, यहाँ भी 10। अब आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 100 को आप लिखोगे 10 का स्क्वायर टू दी बेस 10, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो भी इनपुट पे पावर होगा वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 10 टू दी बेस 10, और जब भी इनपुट और बेस इक्वल होता है वैल्यू 1 होती है, तो 2 टाइम्स 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लॉ को समझते हैं। अगला लॉ कहता है log m टू दी बेस a इक्वल्स टू log m टू दी बेस b अपॉन log a टू दी बेस b। कभी कभी क्या होता है, जो बेस दिया होता है आपको उस बेस को चेंज करना पड़ता है किसी दूसरे नंबर में, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है log 30 टू दी बेस 50 और आपको इसको 10 बेस में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे log 30 टू दी बेस 10 डिवाइडेड बाई log 50 टू दी बेस 10। इससे क्या हुआ, ये दोनों के दोनों 10 बेस में चेंज हो गए, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये देखो log 20 टू दी बेस 10, log 30 टू दी बेस 20, log 40 टू दी बेस 30 आपका एक क्वेश्चन है, हर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब ध्यान से देखो कि ये अगर 30 और बेस 20, यहाँ जो 20 है इसका इनपुट भी वही है, यहाँ जो 30 है इसका इनपुट भी वही है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं बेस 10 में, तो ये क्या होगा, log 30 टू दी बेस 10 अपॉन log 20 टू दी बेस 10, ये वाला नंबर और जो नीचे में कन्वर्ट होकर के आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। यानी इन सब में सबसे छोटा बेस 10 है ना, तो मैं सारे log को सिंप्लीफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए 10 बेस में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इसको सबसे पहले log 20 टू दी बेस 10, इसको तो तुम छोड़ ही दो, पहले सोच लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोच लो कैसा करने से क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा, धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। यानी आपका जो ट्रैक है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, ये आपको थोड़ा पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चंस में करके देखना पड़ता है, किसी किसी क्वेश्चंस में आप स्टेप को माइंड में ही करके ये समझ सकते हो कि अच्छा इसके आगे जाने से फायदा तो हमें मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ क्या सोचा, log 30 टू दी बेस 10 अपॉन log 20 टू दी बेस 10 अगर लिखूं बेस चेंज करके, तो log 20 टू दी बेस 10 इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो फायदा है। तो आगे लिखते हैं इसको log 30 टू दी बेस 10 डिवाइडेड बाई log 20 टू दी बेस 10। ये वाला नंबर क्या होगा, log 40 टू दी बेस 10, यहाँ भी होगा डिवाइडेड बाई log 30 टू दी बेस 10। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, log 40 टू दी बेस 10।
ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आप बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी को यूज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे के क्वेश्चंस में हम ऐसे प्रॉपर्टी को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉ है वो कहता है, अगर ए नंबर है और उसका पावर लॉग के फॉर्म में, यहाँ लिखो a टू द पावर लॉग b टू द बेस a, और जो पावर लॉग के फॉर्म में है उसका बेस भी a है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इनपुट लॉग के इनपुट के इक्वल हो जाएगी। मतलब 3 टू द पावर लॉग 5 टू द बेस 3 है ना, ये नंबर 3 है, इसका पावर लॉग के फॉर्म में है और उस लॉग का भी बेस 3 है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल होगी, डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू 5 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसको यूज करते हैं, सोचते हैं इसको कैसे करें। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 3 टू द पावर 3 इंटू लॉग 20 टू द बेस 27, आपको इसको सॉल्व करना है। अब एक तो चीज दिमाग में आती है कि ये 3 आगे में है, इस 3 को मैं ले जाकर के 20 के ऊपर लगा दूं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करने से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब आप ऐसा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर लॉग 20 टू द बेस 27 और यहाँ 3 आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 27 है और ये 3 है, अगर ये भी 3 होता तो फिर ये कैंसिल हो जाता। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि इस 27 को 3 का पावर 3 लिखो और फिर वो पावर, क्योंकि बेस का पावर है, आगे आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब वो आगे आकर के रेसिप्रोकल होगा तो वो 1/3 होगा, और अगर ये 3 यहाँ पहले से होता तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता। तो इस तरह से सोचो क्वेश्चन को करने से पहले कि ये कैसे होगा। मैं लिख करके सॉल्व करके सिर्फ दिखा दूं, इसका कोई फायदा है ही नहीं। तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ये करने से हमारा स्टेप भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन लेंदी भी नहीं होगा, ईजी होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, 3 टू दी पावर 3 लॉग 20 और 27 को मैंने बोला 3 टू दी पावर 3। क्यों बोला? एक तो कि ये और ये बराबर हो जाएगा, दूसरा 3 आगे आएगा, रेसिप्रोकल होगा, इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 टू दी पावर 3 टाइम्स 1/3 टाइम्स लॉग 20 टू दी बेस 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 टू दी पावर लॉग 20 टू दी बेस 3। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, ये 3 है और ये 3 है, सेम है, सो आंसर इसका सिर्फ हो जाएगा 20। ठीक है, आंसर सिर्फ 20 होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट हमारा लॉ है, उसको आप समझिए, इंपॉर्टेंट लॉ है, क्वेश्चन इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है आगे आकर के इस पे सॉल्व करो तो ट्रिकी होता है। जैसे यहाँ मैंने बोला a टू दी पावर log c टू दी बेस b की वैल्यू c टू दी पावर log a टू दी बेस b की इक्वल हुई। मतलब ये जो है ना a और ये c, ये आपस में इंटरचेंज हो गया, बट जो log का बेस है वो सेम रहा। मतलब 2 टू दी पावर log 5 टू दी बेस 3, इसकी वैल्यू सेम होगी 5 टू दी पावर log 2 टू दी बेस 3 के। ये और ये आपस में इंटरचेंज हुआ, बेस भैया सेम रहा। यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यूज करके ये सीखते हैं। जैसे आपके पास यार दो टर्म है, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसका पावर लॉग के फॉर्म में, एक का बेस 3 है, एक का बेस 100 है। दोनों लॉग का जो बेस है ना, वो अच्छी बात है कि सेम है, 5 है, यानी कुछ इस टाइप की चीजें यूज हो सकती हैं, यहाँ से भी एक हमें पता चल रहा है। तो अब अगर मुझे इस टाइप की चीजें यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो 2 है मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ ताकि ये साफ हो जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो 5 की पावर पे तो कुछ है नहीं। मैं पहले लिख देता हूँ 3 टू दी पावर 2 log 10 टू दी बेस 5 माइनस 100 टू दी पावर log 3 टू दी बेस 5। अब मैंने क्या बताया, मैं 2 को यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? अगर मान लो सपोज करो ये होता 25 तो ये 5 का स्क्वायर लिखता, वो 2 आगे आता, 1/2 कैंसिल कर देता, बट यहाँ तो कुछ है नहीं यहाँ आगे लाने के लिए। तो इस 2 को सीधे इस 10 पर लेकर के जाओ, ये होगा 3 टू दी पावर log
10 to the power 2 to the base 5 minus 100 to the power log 3 to the base 5। ये हो गया 10 to the power 2 कितना हो गया 100 हो गया, यानी ये हो गया 3 to the power log 100 to the base 5 minus 100 to the power log 3 to the base 5। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इस 100 और इस 3 को इस लॉ को यूज करके आपस में इंटरचेंज कर दूं तो सेम ऐसा टर्म आ जाएगा मेरे पास, और हम इन दोनों को कैंसिल करके आंसर 0 लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको 100 टू द पावर log 3 टू द बेस 5 माइनस 100 टू द पावर log 3 टू द बेस 5। अब ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू 0 है। तो इस स्टेप से इस स्टेप में पहुंचने के लिए आपने इस लॉ के लॉ को यूज किया। तो हमने बेसिकली सारे लॉ जो हैं उसको पढ़ लिए, उसको यूज कर लिया। अब आपका काम है इसको नोट डाउन अच्छे से करके इस पे जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं उसको कंप्लीट करके रखिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस पे बेस्ड अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, पास्ट पेपर के प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।